कुछ कहते बुजुर्ग तो इशारा कह के खाका नवीसी का मुझे शौक है, उससे कहकर वो खुद बता निजामत किया करता था। जी हाँ, मालूम है कि आज के शायरों के ताल जी खौफ के साए में जिंदा लाशें रहती। नाज़रीन करम आदाब, मैं नदीम फारूकी नोबल न्यूज़ चैनल में आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, फ़नून लतीफ़ा में शायरी को एक अहम मुक़ाम हासिल है। मौसीक़ी जहाँ रूह को सुकून पहुँचाती है, वहीं शायरी दिल को सुकून पहुँचाने का अहम ज़रिया है। आज हम एक ऐसे शायर, नख़ात और अफसाना निगार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका अदबी सफ़र तकरीबन निस्फ सदी यानी 50 सालों पर मुहित है। मेरी मुराद है जनाब आफ्ताब अहमद अल मुतखल्लिस बर्क़ अल मारूफ व अलिफ अहमद बर्क़ से। तो चलिए मिलते हैं जनाब अलिफ अहमद बर्क़ साहब से। बर्क़ साहब, नोबल न्यूज़ चैनल में आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया। बर्क़ साहब, बताइए कि आपने अपनी शायरी का आगाज़ कब किया और वो क्या मुहर्रिकात थे जिसके सबब आपने शायरी की शुरुआत की? देखिए, दरअसल मेरी वालिदा जो है बहुत अच्छी अदीबा तो नहीं थी, शायरा भी नहीं थी, लेकिन पढ़ने का शौक़ बहुत था उनको। जी, अदबी शौक़ बहुत था, बहुत किताबें पढ़ती थी और उन्हीं से मुझे ये शौक़ मिला पढ़ने का। जी जी। तो पढ़ते पढ़ते जो है, आपको मालूम है, जब पढ़ते हैं ज़्यादा पढ़ते हैं तो कुछ लिखने की तरफ तवज्जो जाती है। दरअसल मेरे साथ भी हुआ था। जी जी। अच्छा अच्छा। मुझे मुतालिया का शौक़ वालिदा मोहतरमा से मुझे मिला जी। और इसी तरह जो बहुत वालिदा मोहतरमा मुतालिया करती थी उतना ही मैं भी करता था। और ये शौक़ जो है मेरा बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते थे, लिखने लिखाने पर मुझे आमदा किया। और उसके बाद जब पहले एक और बात बताऊँ आपको, मैं बुनियादी तौर पर अफसानेगारी हूँ। जी 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 जी। मैंने पहले अफसाने कहे जी, अफसाने के बाद मुशायरों में आना जाना था, शोरा से मुलाकातें होती थी जी। और उसके बाद जो है शायरी का शौक़ भी जो है मुझे हुआ जी। तो मैंने दोनों में कोशिश की। उसके बाद जो मुख्तलिफ असना मस्तूफ़न में जो है मेरी ये मुख्तलिफ अफसाना नवीसे से मैं शायरी की तरफ आया जी। उसके बाद जो है मुख्तलिफ किताबें पढ़ने का जो ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मुख्तलिफ असनाफ़ स्कूल में मैंने अपनी तबादलाई की जी जी। और ये जो है आज आपके सामने बैठा हूँ, आप खुद 15 लगा सकते हैं मैंने कितनी रियाजत की है। तो बर्क़ साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी शायरी के इब्तदाई दौर में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आप इनसे किस तरह निपटे? जी, दरअसल देखिए, शायरी की जब शुरुआत हुई मेरी जी, तो उस वक्त मुझे कोई परेशानी नहीं थी जी। परेशानी होती है अगर मैं पहले ही जो लिखता था वो लेकर मुशायरों में हाजिर हो गया था। मगर भाई मैं क्या करता था, जब पहले लिखता, लिखने के बाद 2-4 मरतबा रीराइट करता, उसे दोबारा लिखता जी जी। जब मैं मुतमईन हो जाता उस बात से जी कि मेरा कलाम बाहर पेश करने की काबिल है, तो मैं जो है पेश करता था जी जी जी। अच्छा बर्क़ साहब, शायरी के साथ आप नसर भी लिखते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि पहले आप नसर लिखते थे और बाद में शायरी की शुरुआत की। तो इस शुरुआत के दरमियान कोई वक्फ़ा आएगा, यानी नसर और नज़्म के दरमियान कुछ वक्फ़ा है? नहीं, वक्फ़ा तो कोई नहीं रहा। और गज़लियात लिखने का, अफसानों का सिलसिला भी जारी था जी। उसके बाद गज़ल की तरफ मायल हुआ तो मेरा गज़लियात भी लिखता रहा जी। और बहुत मुख्तलिफ असना से सूखन से मतलब ये है जी, तंज़ो मिज़ा भी लिखता रहा मैं जी जी जी। खाका नवीसी भी मैंने की जी जी जी। और ये जो है कि सब साथ चलते रहे जी 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 जी। शुरुआत अफसानों से हुई जी, और उसका अख्तिताम तो है, अदब में कोई अख्तिताम नहीं होता जी। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक रवां है, बहता रहता है। तो इस सिलसिले में एक और सवाल है बर्क़ साहब आपसे कि अगर आपको बारह खातिर ना हो तो फरमाइए, क्या ये बता सकते हैं कि आपकी फ़नी सफ़र में, आपके फ़नी सफ़र में कोई आपका उस्ताद रहा है? हाँ,
جی یہ پہلے ہی سے جو ہے میں زبان کے تعلق سے بولتا ہوں. جی 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 میری خوش قسمتی کہ جب پرائمری میں تھا تو بہترین استاد ملے مجھے اساتذہ. اردو زبان کی تو بول رہا ہوں. جی اس کے بعد مڈل اسکول گیا وہاں بھی بہترین اساتذہ جی اردو کے. جی اور جب ہائی اسکول گیا وہاں بھی مطلب یہ کہ اردو زبان سیکھنے میں جہاں والد کا محترمہ کا بھی ہاتھ وہاں یہ اساتذہ موجود اساتذہ تھے جو اس وقت جی بہت ہی اپنا مقام رکھتے تھے ویسے ان سے بھی رہا. اور میں نے جو ہے وہ کیا ہے میں کہوں گا تو بات کہوں گا تو بات کہیں سے کہیں جائے گی. اگر میں یہ غزل کہتا کسی شاعر استاد شاعر کے پاس نام نہیں لوں گا میں استاد شاعر کے پاس دیتا تو کیا کرتے تھے پورا سبجیکٹ اسٹریک آف کرتے یہ طریقہ جو ہے مجھے پسند ہے. تو میں نے جو اس کے بعد کسی استاد کے پاس میں نے اپنا کلام دکھایا نہیں بائی خود لکھتا پڑھتا لکھتا 2 بار 3 بار ایک تخلیق کو لکھتا رہا. اس کے بعد جب مجھے اطمینان ہوگا تو میں ایک ادارہ تھا اس ادارے کے مشاعرے کے لیے بھجوا دیتا ہوں. یہ صرف پرکھنے کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں. یہ میری ایک کوشش تھی. تو بھجوا دیتا تو اس ادارے میں جو ہے باقاعدہ جو ہے میں جاتا بیٹھتا. یعنی آپ کے سامنے غزل پڑھی جاتی میرا نام پیش کیا جاتا غزل پڑھی جاتی اور لوگ داد دیتے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی کسی نے کوئی نقطہ چینی نہیں وہاں پر. یہ پڑھتا رہا ایسا ہی یہاں سے میرا مشاعروں میں جانے کا سلسلہ چلا. تو یہی میرے آج تک بھی میرے جو ہے صرف اردو سیکھنے کے لیے اساتذہ ہے وہ رہا ہے. شاعری میں ادب کے میدان میں میرا کوئی استاد نہیں ہے. یعنی استاد کے علاوہ استاد کے بغیر آپ نے مطالعہ تجربات اور مشاہدات سے اپنے فن کو جلاتے. جی صحیح بات. یہ ظاہر بات ہے ایسا لگ رہا ہے. تو بر صاحب یہ آپ کا ایک شعر ہے ہمارے ملک میں بھوکا ہے ہر انسان لکھ دوں گا مخون دل سے ہر چہرے پہ ہندوستان لکھ دوں گا. اس قسم کے اشعار کہنے کے لیے آپ کو تحریک کہاں سے ملی؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ حالات ملک کے حالات انسانوں کے حالات معاشی حالات سیاسی حالات یہی سے مجھے تحریک ملی کہ وہ شعر کہنے کے لیے. اچھا حالات تو اس وقت وہی تھے. جی ہاں. اور ایک اور شعر بھی ہے آپ کا کہ تمہارے ہاتھوں میں بے شک کمان ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ ترکش میں تیر کس کے ہیں. بڑا بہترین شعر ہے. آپ نے بالکل ڈھکے چھپے انداز میں ایک بہت زیادہ تنقید کر دی ہے حالات حاضرہ پر اور حکمرانوں پر. تو اس شعر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہی کہوں گا میں. اب جو رویہ ان کا رہا ہے سیاست دانوں کا عام انسان کے ساتھ اور کسی کے کندھے پر رکھ کر جو نشانہ بناتے تھے اسے میں نے اس میں ڈالا ہے. وہی بات ظاہر ہو رہی ہے. تو بے شک بہت اچھے اشعار آپ کے سے اپنے کہے ہیں. اور یہ شعر بھی آپ کا بہت بے مثال ہے کہ اے برق یہ ہے ضبط کی ادناسی ایک مثال ہم صدیوں سے ہم فساد کی آتش فشاں میں ہیں. یہ بڑے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اشعار کہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے خوبصورت اشعار کے ذریعے ہمارے ناظرین کو یہ ایک سکون پہنچایا ہے. تو ناظر بر صاحب ایک اور سوال آپ سے میں کروں گا کہ آپ کے ہم اثروں میں کون کون شامل ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت مختصراً کریں. اس زمانے میں جو ہے ہم اثروں میں یہی کہوں گا ایک ہی تھے میرے ہم اثر جن سے میں کہہ سکتا ہوں جو میرے ہم اثر تھے. باقی سب اساتذہ اس زمانے کے جو جس محفل میں جا کر مشاعرے پڑھتا تھا اساتذہ کی بھرمار ہوتی تھی وہاں بھیڑ ہوتی تھی. اس میں ایک بھائی نیا لکھنے والا پڑھتا اور جو اللہ کی مہربانی کی مجھے دار بھی ملتی سراہا بھی گیا مجھے اس حوصلہ ملا مجھے کہنے کا. یہ ادبی محفل سے مشاعروں سے ہی ہوا. یعنی آپ نے جو ہے اپنا فن اساتذہ کے روبرو پیش کیا اور آپ کو ان سے داد ملتی رہی. وہ زمانہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب ہر جگہ جو ہے اساتذہ کی ایک بھرمار ہوتی تھی جن میں حضرت شوق جناب
सद एजाज साहब, आज़ाद साहिरी, शौक बेंगलुरी वगैरह जो है वो बनफ्स नफीस मुशायरों में आते और शायर का कलाम को पसंदीगी की नज़र से देखते। कभी कभी तनकीद भी हो जाती थी और कुछ तनकीदी महफिलें भी होती थी। तो बस साहब आप तनकीदी महफिलों में अपना कलाम पेश किया है? अपना तनकीदी महफिलों में भी मैंने कलाम पेश किया है जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई किसी ने कोई तनकीद की हो जी जी कि मैं अपने आप को बढ़ा ये नहीं सही बस हकीकत बंदी से मैं काम कर रहा हूँ। मेरी किसी ने तो यानी अगर इशारतन अगर कुछ कहते बुजुर्ग तो इशारतन कहते और मैं नहीं समझता तो जो दूसरे लिखने वाले थे वो फौरन होशियार कर देते। अच्छा अच्छा समझ लेते एक तस्वीर जो है वो कहाँ हो रही यानी दरपर्दा आपको हिदायत दी जाती थी, दरपर्दा हिदायत दी जाती थी कि और मैं उसे खूबल करता था खूबल जी 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 मसला चश्म खूबल करता जी 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 बहुत बड़ापन है ये कबूल करना जो है बहुत बड़ापन है। आपने कबूल किया ये बहरहाल बहुत अच्छा हुआ। बर साहब मैं जानना चाहूँगा कि उर्दू अदब की किन किन बज़मों से आपकी वाबस्तगी रही और कहाँ कहाँ आपने अपनी खिदमत अंजाम दी? अच्छा अच्छा देखिए एक तो बज़्म खैसर जी बहुत पूरा कदीम इदारा था उस ज़माने में जी अलीम इसमें ऐवान अदब एक इदारा था फिर उसके बाद मजलिस अदब एक है। मजलिस अदब का बतौर ख़ास नाम लूँगा मैं जी जी क्योंकि मजलिस अदब से जो है मुझे बहुत मदद मिली है जी इस मैदान में आगे बढ़ने के जी अच्छा 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 उसके साथ मजलिस अदब वही जो मंजूर अहमद साहब मंजूर अहमद साहब जो है बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। नए लिखने वालों की बहुत हौसला वाली अच्छा 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 पास जो है वहाँ भी जो है कुछ शर्त पसंद हर जगह होना उनके बगैर जो है महफिल सही बात। तो ये होता रहा और मैं जो है फिर उसके बाद 1968 में जी मैं और मेरे चंद दोस्तों ने मिलकर बस में उर्दू की बुनियाद रखी। अच्छा 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 68 में जी जी उसके बाद जो है उर्दू के भी मुशायरे भी होते थे, तनकीद इजलास भी होते थे, अलग अलग होते थे। जी जी एक हफ्ता मुशायरा होगा, एक हफ्ता तनकीद। अच्छा अच्छा वो तो उसमें भी मैंने इदारा मेरा हमारा अपना था तो उसमें भी जो हिस्सा लेता रहा मैं। अक्सर जो है मुझे वहाँ भी जो है मेरी हौसला अफजाई हुई। कभी कोई जो है किसी फिल्म की कोई मुझ पर तनकीद बेजा तनकीद नहीं की ठीक है तो बजाय तनकीद वो बखैर इशारा नहीं समझ सकता। जी हाँ जी हाँ जी हाँ सही जाहिर बात है ये अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है कम ज़्यादा शुक्र अक्लमंद था यकीनन 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 बर साहब आपने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में तबाह आज़माई की है, मसलन नसर में तबाह आज़माई की है, क़ायके लिखे हैं, तंज़ो मिज़ाह लिखा है, शायरी की असनाफ़ में आपने नज़में, आज़ाद नज़में, पाबंद नज़में, तसलीसात, हाइको मुख्तलिफ किस्म के असनाफ़ में आपने अपनी तबाह आज़माई की है। तो ये एक मामला ऐसा है कि एक तलवार एक मियान में कई तलवारें रखने जैसा ये मामला है। नामुमकिन सा लगता है, नामुमकिन सा लगता है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक नियाम में इतनी तलवारें रखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इसलिए मैं कहता हूँ जी एक नियाम में कई तलवारें होती जी क्योंकि अफसाने से बुनियाद हुई मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद गज़ल की तरफ मायल हुआ और उस वक्त अफसाने की तरफ क्यों मैं तवज्जो हुआ मायल हुआ इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जी जी ये वालिदा मोहतरमा जो किताब थी उनके साथ साथ में जासूसी नावल बतौर खास अकरम इलाहाबादी जी जी वगैरह के नावल बहुत पढ़ता था, शिद्दत से पढ़ता था जी और यहाँ तक पढ़ता था कि रात रात गुजर जाती मिडनाइट आयल चला था। सारी रात गुजर जाती जी जी और सुबह उठता दफ्तर भागता और दफ्तर का काम तो बाद शुरू हुआ। पहले ऐसा था सुबह उठता एज यूजुअल जैसा जी उठते हैं वैसा है, मगर ये रात भर जो पढ़ता उससे किसी को ये महसूस होने नहीं देता कि घर वालों को जब मैं रात भर पढ़ रहा हूँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये बड़ा ज़ौक़ था, वो इंतहा इस पर पहुँचा यूँ समझे जुनून की हद तक पहुँच गया था। पढ़ता रहा पढ़ता तो पहले जो मैंने अफसाना लिखा इल्म की आड़ जी हाँ 1970 में मैंने कहा अफसाना हो पहला। उसके बाद जो है उसे हैदराबाद में मुझे
बज़्म कहकशां जी। हैदराबाद से मुझे उस पर इनाम भी मिला, वहाँ से मेरा हौसला और बढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, यकीनन जब हौसला अफजाई होती है तो उसके बारे में जो उसके बाद जो है तरक्की की राहें खुलती हैं और कुछ लिखने की साहसियत तौफीक भी बढ़ती है और मतलब लिखा जाता है आगे आगे। तो आपको ये तमाम चीज़ों से तहरीकात मिली और आपने अपना अदबी सफ़र में जारी रखा। तो बर साहब, हर इंसान की अपनी एक पसंद होती है, जैसा आपने कहा कि आपने नस्र का आगाज़ पहले किया, उसके बाद शायरी के आगाज़ किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये नस्र और नज़्म की दोनों सिन्फों में कौन सी सिन्फ आपकी पसंदीदा सिन्फ है? वो मैं किसी एक सिन्फ को पसंदीदा कह नहीं सकता। नहीं, क्योंकि अपना कुछ खास अंदाज होता है ना, किसी पसंदीदा पेट, जिसको पेट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ आपको जी। आपकी बात से जो है मुझे मुतमईन नहीं हुए जी, कि पेट वगैरह की बात नहीं है यहाँ पर, जी, जो जी, पसंदीदा है। नहीं, हाँ, अदब है ये। सुनिए मेरी बात, पहले अफसाने लिखा मैं जी, उसके बाद शायरी की तरफ मान हुआ जी, उसके बाद जो है खाका नवीसी की तरफ आया मैं। जी, जी, ये खाका, ये सब मुख्तलिफ अदवार में जो है मैंने जी। ये मेरी अपनी पसंद से मैं लिखे। ये जी। यूँ समझिए कि खाका नवीसी का मुझे शौक कब हुआ, जब मुस्तफा हुसैन को मैंने बहुत पढ़ा। अच्छा 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 अच्छा, जी। मुस्तफा हुसैन के माने हुए खाका निगार हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान बदर सगीर के बोलिए, बदर सगीर के। बदर सगीर के, उनके खाकों को पढ़ते पढ़ते मुझ में शौक को पैदा हुआ कि मैं भी खाका कहूँ। वाह 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 वाह, जी जी। और शायरी के तो आज़ाद नज़्म, काबल नज़्म वो जो है गज़ल के साथ चलती गई थी, उसके लिए अलग इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही वजह है कि मैंने तमाम असनाफ़ ज़ुबान में लिखा, ज़ाका शुक्र कि सब में भी कामयाब रहा। मैं नहीं, लोग बोलते हैं मुबारक हो, मुबारक हो, लोग आप मुबारक मुबारक, पढ़ने वाले बोलते हैं। जी जी। अच्छा, खाका निगारी की बात आई है तो खाका निगारी में मैंने कुछ आपके खाके पढ़े हैं। खाकों में जो है बजाते खुद पर भी तंज किया जाता है और रूबरू वाले के ऊपर भी तंज किया जाता है। जो तंज जो है वो मिजाह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को वो बातें नागवार गुजरती हैं जो तंज और मिजाह के अंदाज में बयान की जाती हैं। तो इस सिलसिले में कभी आपकी किसी से चपखली शुरू हो गई है खाका लिखने के बारे में? खाका देखिए, खाका कब से लिखना शुरू बोलता हूँ आपको मैं। एक तुमकुर का एक इधर था, पासबान अदब, जी जी, वहाँ महार मंसूर साहब जो मशहूर शायर, जी 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 जी, मुतरजिम भी हैं, जी हाँ जी हाँ, उनकी किताब की रस्मी इज़ा हुई। जी, उस वक्त मुझसे कहा गया कि मैं उनके पर खाका कहूँ। अच्छा, मेरा पहला खाका देखिए माहिर मंसूर, माहिर, मुझे तहरीक मिली बस में इससे पासबान से, वहाँ से तहरीक मिली तो मैंने पहला खाका लिखा। पहला खाका था वो, इसका कोई तजुर्बा सिर्फ पढ़ने के तक तजुर्बा, लिखने के मामले खाका पहला लिखा। वो खुदा की मेहरबानी, जब खाका पेश किया तो सब के सब उसको पसंद किए। अच्छा अच्छा अच्छा, सब पसंद किए जी। और उसके दरमियान में भी कुछ आए होते हैं ना, मसरूफियत का आदमी था, उसका अनुमान जी हाँ जी हाँ, मसरूफियत की ज्यादा बात हो रही थी उस खाके में जी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी वक्त मेरे बाजू ही बैठे थे, अच्छा अच्छा, मंसूर साहब, उनको कुछ फोन आ गया तो उठ के चले गए। अच्छा, तो मैंने खाके में शामिल देखिए मसरूफियत का मैं खाका पेश कर रहा हूँ, मसरूफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस वजह से जो है ये तंज़ो मिज़ा का जो है मुझे बहुत, तंज़ो मिज़ा भी लिखता हूँ मैं, मगर इस खाके में तंज़ो मिज़ा जो है जरूरी है। जी हाँ जी हाँ जी, और उसके कुछ असरात के भी हुए। हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, उल्टे असरात क्या? देखिए, खाका जो है जितने भी खाके मैंने लिखे मैंने अपने मर्जी से नहीं लिखे। जी हाँ जी हाँ, मुझसे कहलवाए गए खाके जी, तो मैंने कहे जी। उसके बाद जो है जिन्होंने कहलवाया उससे कहकर वो खुद बदल हो गए। अच्छा अच्छा, नाता तोड़ लिया, उस दोस्ती भी खत्म कर ली उन्होंने। जी जी जी, खैर मुझे उसका कोई दुख नहीं जी। बाद फिर आ गए। जी जी जी, फिर उसके बाद जब उनके खाके की तारीफ बहुत हुई तो उनको शऊर आया, ये ठीक खाका है, ठीक है, मगर बात जो है आज भी बदल है, आज भी बदल है। ये अच्छा अच्छा, यानी आपको एक सजा मिल रही है? सजा नहीं, मैंने अच्छी बात है, तनकीद हो तो फनकार का जो जी हाँ जी हाँ, यकीनन, क्योंकि तंज़ और मिज़ाह के मज़ामिन में अक्सर देखा गया है कि मुसन्निफ यानी तख्लीक़कार जो है अपने आप पर तंज़ करता है, अपने आप पर बहुत ज़्यादा तंज़ करता है। तो इस ताल्लुक़ से आपने भी जो है खाकों में रूबरू जिसका खाका लिख रहे हैं उसके ताल्लुक़ से भी आपने कुछ यानी मिजाह पैदा करने के लिए कुछ ऐसी बातें शामिल की जो उसकी हकीकी जिंदगी से थी, तो उस पर जो है उनकी बदजनी जाहिर हो गई। हाँ, तो सबके लिए जी, दो चार लोगों की, यानी
جن کو شعور نہیں تھا کہ خاکہ کیا ہوتا ہے, ہاں جی جی, اور خاکے میں کیا کیا عوامل ہوتے ہیں اور کیا کیا اس کی چیزیں اندر چیزیں ہوتی ہیں, یہ جن کو اس کا شعور نہیں ہے وہی لوگ آپ سے بدظن ہوئے ہوں گے. جی ہاں, وہی نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ آپ سے بدظن ضرور ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کی بدظنی دور ہوئی. جی جی, یہ کہیں بدظنی تو دور نہیں ہے, البتہ وہ خدا کو پیارے ہو گئے. اچھا 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 اچھا, ایسے ہی باتیں ہیں. جی جی, خیر ان کا جو ہے زندگی اتنی تھی ان کی رہے, ہم نے جو لکھا پسند کیا, سب نے پسند کیا. خود صاحب خاکہ بدل ہو گئے, صاحب خاکہ بعد پھر آئے گا سب ایک دو چار میں ایک دو واپس آئے. جی جی, مطلب اس سے پسند کیا, بعد اس سے صلاح مجھے. اس کے بعد جو سلسلہ جاری ہے. جی جی, نکلا ہوں آج بھی خاکے, یعنی آپ کا یہ صنف میں آپ کی کوشش جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خاکوں کا ایک مجموعہ نکلا تھا جس کا نام آپ نے اعمال نامہ رکھا تھا. یہ بہت اچھی کوشش تھی آپ کی, بہرحال مبارکباد پیش کرتا ہوں میں آپ کو. تو اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے بر صاحب, آپ کے اب تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور کون سی کتابیں اور شائع ہونے والی ہیں, اس کی ذرا مختصر تفصیل دے دیں تو. میری 2 کتابیں شائع ہوئی جی, اور تاخیر سے ہوئی. جی, اس کی وجہ جو ہے اس وقت حالات سازگار نہیں تھے. جی, کتاب کی اشاعت کے لیے میں الگ سے رقم نہیں نکال سکتا تھا. اچھا, پریشانی تھی. جی جی, پریشانی میں گھریلو پریشانی. جی ہاں, یقیناً سب کے ساتھ ہوتا ہے. جی ہاں, ہوتا ہے. اس کے بعد جو پہلی کتاب میری شائع ہوئی ختم بختم شعری مجموعہ تھا وہ. جی جی, اور اس کا جو ہے مالی آنت ملی تھی مجھے ان دنوں. جی جی, ہمارے محمود صاحب جب چیئرمین اکیڈمی کے, ان کے دور میں بھی 2 کتابیں انہیں کے دور میں آئیں. جی, اب مجھے کچھ رقم ملتی ہے اور کچھ جو ہے ساتھ ڈالنا پڑتا تھا ان کو. جی جی, پورے اکیڈمی سے جو مالی آنت ملتے تھے ناکافی ہوتی, اس لیے جو ہم اپنے بھی اسی طرح نکال کو جو سہولت بنا کر جو 2 کتابیں ہی نکال سکا میں. جی جی, جبکہ میرے پاس 10 کتابوں کا مواد موجود ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 کتابیں پھر انشاءاللہ یہ نیکسٹ ایئر آ جائیں گے, اگلے سال. جی, 2021 کی بات, 2021 میں ردی ہیں. جی جی, تو رہی ہیں. جی جی, مگر جو ہے میں جا نہیں پا رہا ہوں. جی جی, یہ مریض کی وجہ سے جو ہے. جی ہاں, تاکید ہے مجھے کہ باہر نہ نکلوں. اچھا اچھا, کیونکہ میں پابندی ہے. خیر باہر والوں کی پابندی کم ہے. وہی اپنوں کی ہوتی ہے جناب, باہر والوں کی بات الگ ہے, اپنوں ہی کی ہوتی ہے پابندی. باہر والوں کی پابندی میں طنز ہوتا ہے. جی ہاں, پابندی خلوص پابندی ہوتی ہے. تو جی بر صاحب, فی الحال آپ وظیفہ یابی کی زندگی گزار رہے ہیں. قبل ازیں آپ کی کیا مصروفیات رہیں, ایک مختصر سا. دیکھیے میں بس پڑھا, میں والدین میں پڑھایا. جی, میں نے محنت سے پڑھائی کی. جی, یہاں تک کہ یہ PUC تک پہنچا میں. جی, PUC کو پہنچنے کے بعد جو حالات ایسا پردہ کھائے کہ میں بالکل, دیکھیے والد صاحب کا انتقال ہوا 1973 میں. والد صاحب کا انتقال ہوا. اس کے بعد جو ہے کچھ ہوتا ہے نا, وہ کچھ دن میں پریشان تھا. جی جی, قلم کھل گیا تھا. جی ہاں, ہوتا ہے. جی ہاں, ایسا ہو گیا تھا. اس میں جو ہے کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ میں پیسے نکال نہیں سکا اس کے لیے, کتابوں کی اشاعت کے لیے. جی, پھر 2 کتابیں تو آ گئی تھی. دوسرا مجموعہ جو خاکوں کا تھا اعمال نام کے عنوان سے, اسے بھی اکیڈمی والوں نے امتحان دیا تھا. بس اس کے بعد جو ہے میں خاموش رہا, زندگی چلتی رہی. میرا قلم بھی چلتا رہا. اور زندگی میں 2-3 مرتبہ لڑکھانے کا موقع بھی آیا, مطلب صحت پر اثر ہوا. جی ہاں, جی ہاں. تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر ابھی جو ہے پھر ہو گیا ہوں. آپ محسوس کر رہے ہوں گے میرے زبان میں جو ابھی. جی ہاں, جی ہاں, کچھ لکنت ہے. منہ بہت جلد سوکھتا ہے میرا جب باتیں کرتا ہوں. جی جی, تو سوکھنا. ایک زمانہ تھا نظامت کیا کرتا تھا. جی ہاں, معلوم ہے. مگر اب جو ہے ایسا معاملہ ہے. خیر یہ بھی جو ہے وقتی طور پر ہے, خدا کی مہربانی ہوگی. تو یہ خامیاں بھی اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت کاملہ مستقبل نصیب فرمائے اور آپ کو قادر ادب کے میدان میں قائم رکھے, یہ ہماری دعا ہے. تو بر صاحب, آج کے نوجوان شعراء جو ہیں ان کے تعلق سے آپ کے خیالات کیا ہیں,
क्या आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी देखिए, क्योंकि आपने अदबी आपका अदबी सफ़र 50 सालों पर मुहित जी हाँ, है, जी। आपने 50 साल पहले के मुशायरे भी देखे हैं, आज के मुशायरे भी देख रहे हैं, तो इस ज़मन में आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के शायरों के ताल्लुक से आपके तासुरात क्या हैं? आप उन्हें कोई मशवरा देना चाहते हैं? अच्छा, मैं इतना ही कहूँगा, उस ज़माने का वो दौर जो है बहुत अजीब दौर था। जी जी। कोई भी फनकार, शायर नया ही क्यों ना हो, जी। जब तक उसे इतना नहीं हो जाता जी, वो जी। तखलीक लाकर बाहर मुशायरों में पेश नहीं करता था। जी जी। एक तो मैंने अपनी मिसाल दी थी, जी, जी। उससे ऐसे कई शायर आए। जी उसके बाद जो अब के माहौल को देखता हूँ तो बड़ी बड़ी खौफ होती है। जी जी जी। मुशायरों में शिरकत शरीक होने से कतरता हूँ मैं। जी जी जी। कुछ जानदार शेर नहीं कर सकते। जी जी। और जो है आते हैं महफिल में, आना चाहिए उनको, आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो अदब का मैदान जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसलिए आना चाहिए। मगर मैं उनसे मशवरा कर देता हूँ उनको। मुशायरों में खुद जब कहीं जहाँ कहीं मुझे सजा दी जाती है, उस मुशायरों में उन्हें ताकीद करता हूँ कि लिखिए, अगर लिखने से पहले बखदा आप पढ़िए। जी जी जी। पढ़िए, शेर करना चाहते हैं तो शायरी पढ़िए, असातिज़ा का कलाम पढ़िए। अगर अफसाना करनी चाहते हैं तो अफसाना दिखा रहा हूँ, ये कि तख्लीक़ात पढ़िए उनको, तब आपको जो है राह मिलती है कि शेर कहना है तो किस अंदाज से कहना है, अफसाना लिखना है तो किस अंदाज से कहना है, खाका कहना है तो क्या क्या किन लवाज़िमात की ज़रूरत होती है। ये सब तंज़ो मिज़ा है। तंज़ो मिज़ा मज़ामिन में भी पूरा जो है तंजीम होता है, मज़ा होता है। अभी ऐसा ये मैं वही मशवरा देता हूँ जी। और एक और मशवरा उनको दिया था नए लिखने वालों को, अब पहले मुतालिया कीजिए, मुतालिया भी जाने कीजिए, मैं नहीं लिखा रहा हूँ अब शायरी रोक दीजिए, मुतालिया पढ़िए, मुतालिया भी कीजिए, अशार भी कहते रहिए, जिस इस सिंपल में आपको दिलचस्पी है करते रहिए, लेकिन पढ़ना भी जारी है। क्या मैं भी आज पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो उसके बाद जो है लोगों ने कुछ बाज ऐसे हैं बुरा मान जाते हैं। जी जी हाँ, वो तो इंसान की बुरा मान जाते हैं। इंसान है, इंसान के एक अच्छा इंसान होगा बहुत बड़ी, इंसान तो सब हैं, एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान हो बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। अब जो है उनको यही मशवरा देता हूँ। और एक तो मशवरा देता हूँ, देखिए आप, मैं अपना हवाल बयान करता हूँ। देखिए मेरे पास किताबों के लिए बहुत सा मवाद है, लेकिन मैं शायद नहीं कर सकता, हालात ठीक नहीं थे। अब हालात अल्लाह की वजह से सुधार आया है, मैं इंशाल्लाह शायद करूँगा। अब आपको एक मशवरा है, पढ़ने के साथ आपका जो भी मवाद है, अब तक जितना भी लिखा है आपने, उसे एक जो है किताबी शिकार में ताकि महफूज हो जाए, क्योंकि आपके बाद कोई किताब निकालने वाला नहीं होगा। यकीनन यकीनन अपनी भी मिसाल देता हूँ, ऐसा दौर है, अगर मैं किताब ना निकालूं तो समझिए सब ज़ाया होगा। वो भी मशवरा देता हूँ और ये भी मशवरा देता हूँ जी जी नहीं लिखने वालों से। जी अच्छा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कोई तख्लीक़ात पेश करें। अच्छा, तो इसके लिए जो मुझे हमारे मुल्क में भूखा है हर इंसान लिख दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे मुल्क में भूखा है हर इंसान लिख दूंगा। मैं खूने दिल से हर चेहरे पे हिंदुस्तान लिख दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब साहब, बहुत हालात है, बहुत अच्छी तर्जुमानी की है आपने। वाह। तशद्दुद जी, हालात हजार पर ये सारी गजल। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, फरमाइए। तशद्दुद, क़त्ल खून, गारत गिरी, इफलास मजबूरी। अच्छा अच्छा, अच्छे टुकड़े हैं जनाब। वाह 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 वाह। तशद्दुद, क़त्ल खून, गारत गिरी, इफलास मजबूरी, मैं अपने हर फसाने का यही नवल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा। हालात ऐसे होते हैं, खुद ब खुद जो है वो ख्याल इलाही नहीं, जो भी सही मानो में शायर है उसको सब आता है। जी जी, फरमाइए सर। एक शेर मैं जानबूझकर नहीं सुनाऊंगा, जी जी, बहुत ही तल्ख शेर है। जी जी जी, सुना दीजिए। सुनाओ जी, सुना दीजिए, देख लें जाए। यहाँ पर जी खौफ के साए में जिंदा लाशें रहती। बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा अच्छा। यहाँ पर खौफ के साए में जिंदा लाशें रहती हैं, मैं सारे देश की धरती को खबरस्तान लिख दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, इतने अच्छे शेर से आप महरूम रख रहे थे हमें। बहुत अच्छे, बहुत तलखी है। हाँ हाँ हाँ, तलखी है, तलखी है। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। जिंदा लाशें रहती हैं, वाह वाह वाह, हमारे, मैं अपने देश की धरती को खबरस्तान लिख दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। एक और शेर है, बहुत अच्छे, इसमें जो है ये जो आए ताजिराना ज़हनियत शेखो ब्राह्मण में। जो आए ताजिराना ज़हनियत शेखो ब्राह्मण में मैं बेशक मस्जिदों मंदिर को भी दुकान लिख दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मस्जिदों मंदिर को भी दुकान लिख दूंगा। खूब, बहुत खूब, वाह वाह,
ایک اور شعر پیش کروں ارشاد۔ اس پر آخری شعر ہے جی اڑا لے جائے گی سب کچھ بہا لے جائے گی سب کچھ اڑا لے جائے گی سب کچھ بہا لے جائے گی سب کچھ میں آہ ناتواں کو آندھی و طوفان لکھ دوں بہت اچھے بہت اچھے یقیناً 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 ناتواں کو آندھی و طوفان لکھ دوں یہ ہر شعر میں جو ہے جی کچھ نہ کچھ یہ حالات کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے جی ہاں جی ہاں وہ ہمارا ضمیر جھنجھوڑتا ہے ہمیں تو کہہ دیتے ہیں کہنا پڑتا ہے ہاں۔ کہنا پڑتا ہے یہ مطلب پیش کروں میں ارشاد۔ پھولوں میں پتیوں میں خسے گلستہ میں ہے پھولوں میں پتیوں میں خسے گلستہ میں ہے تنکا ب تنکا ہم بھی ہر ایک آشیا میں ہیں واہ 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 تنکا ب تنکا ہم بھی ہر ایک آشیا میں پہلے ہیں شاخ شاخ بہت دور دور تک بہت خوب بہت خوب پھیلے ہیں شاخ شاخ بہت دور دور تک لیکن جڑیں اسی ہندوستان میں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے واہ واہ پھیلے ہیں شاخ بہت دور دور تک لیکن جڑیں یہی اسی ہندوستان میں ہیں ہاں ہاں یہیں سے ہندوستان ہے جی یہ بھی اسی طرف اشارہ پورا تقریباً اشارے میں وہی بات آتی ہے جی جی الگ الگ انداز سے اس انجمن میں بارہا لٹنے کے باوجود اس انجمن میں بارہا لٹنے کے باوجود لگتا ہے جیسے آج بھی دارالامام ہے بہت خوب بہت خوب بہت اچھا شعر ہے بہت انجمن میں بارہا لٹنے کے باوجود بہت بڑی بات کہی آپ نے واہ 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 لگتا ہے جیسے آج بھی دارالامام ہے واہ واہ ایک اور شعر کسی نوعیت کا لکھ دو ہمارے حصے کے دکھ سکھ ہمارے نام اچھا اچھا ہمارے حصے کے دکھ سکھ ہمارا لکھ دو ہمارے حصے کے دکھ سکھ ہمارے نام ہم بھی شریک ملک کے سود و ضیاء میں بہت اچھے سر یقیناً 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 شریک ملک کے سود و ضیاء میں یہ ہے ہمارے ضبط کی ادنا سی ایک مثال یہ ہے ہمارے ضبط کی ادنا سی ایک مثال صدیوں سے ہم فساد کے آتش فشاں میں بہت اچھے بہت اچھے یقیناً یقیناً آج کے حالات کی عکاسی کی ہے آپ نے بہت یہ آ جاتی ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں دامن بچا کر لیکن وہی بات نہیں ہو سکتا دامن بچا کر کر سکتے ہیں آپ آ ہی جاتے ہیں آ ہی جانا بھی چاہیے ایک اور مختصر سی غزل یا نظم سنا دیجیے اس کے بعد جی آزاد نظم ہے جی جی یہ عقدہ جی آج ہی مجھ پر کھلا ہے یہ عقدہ آج ہی مجھ پر کھلا ہے جی عقدہ آج ہی مجھ پر کھلا ہے جی میں اپنوں سے کہ اپنے آپ سے ملنے کی کوشش میں یہ عقدہ آج ہی مجھ پر کھلا ہے کہ اپنے آپ سے ملنے کی کوشش میں کتنوں سے بچھڑ کر رہا ہوں بہت خوب بہت خوب بہت خوب میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو وہ کہتے ہیں نا وہ یعنی احساس برتری کا شکار ہیں بدترجہ شکار ہوتے ہیں صرف اپنے سوائے کسی کو نہیں ان کے لیے بنے ویسے مطلب واضح تو ہوتا مطلب پھر بھی میں نے سما خرچ کی اسی نیت کا ایک اور نظم ہے اس کا عنوان المیہ اچھا زمانے کی نگاہوں میں ہماری زندگی تو ایک مثالی زندگی ہے زمانے کی نگاہوں میں ہماری زندگی تو ایک مثالی زندگی ہے مگر ہم دونوں آپس میں کئی ایک تلخیاں لے کر دعائیں مانگتے ہیں زمانہ جو سمجھتا ہے خدا راضی ہو کسی دن وہ حقیقت میں بدل جائے واہ 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 یہ تلخیاں ہے یہ اشارہ زیادہ ہے سمجھ سکتے ہیں جو تلخیاں جو ہیں اگر دور ہو گئی تو یقیناً زندگی جو ہے نکھرتی سنورتی ہے بہترین نظم ہے بر صاحب آپ نے ان آزاد نظموں کے علاوہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں علامتی نظمیں بھی کہی ہیں آپ نے علامتی نظمیں بھی کہی ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں بہرحال میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور نوبل نیوز چینل کے لیے اپنا انٹرویو دیا بہت بہت شکریہ